अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। 2000 तालियां बजा लो। बहुत बहुत शाबाश। वो शख्सियत जिन्होंने 3 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जहां पर जाना आज हमारे लिए तो एक सपना है और मैंने बहुत कष्टों के साथ उसको बड़े तो मैं श्री श्याम बाबा जी बालाजी महाराज के इस 5वें विशाल जागरण के इस खूबसूरत समारोह में जितने भी गणमान्य लोग पहुंचे हैं, महेंद्र जी, राजेंद्र जी, सूर्यदीप मोहित सरपंच जी, डॉक्टर रमेश पायल अंकल जी, संदीप भाई जो स्केटिंग के कोच हैं, सुरेंद्र सिंह देवेंद्र जी, आनंद बंसल जी, श्री राजेंद्र सिंह जी सिहाग ये भी कोच हैं, राजवीर जी कूड़ी, नेकीराम व राजकुमार मोहिल जी, दिलबाग काली रामना जी, मंजीत ताखर जी, सतवीर अंकल जी और संजय काली रामना हॉकी में एशियन गेम में जो अभी अभी मेरे भाई गोल्ड मेडल लेके आए हैं, बधाई के पात्र हैं, हमारी गांव की शान है। उनके पिता श्री नेकीराम काली रामना जी, बहुत सारे साथियों के नाम शायद मैं नहीं लिख पाई, तो अंत में मेरे सामने बैठी मेरी चाची ताई, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाई, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज का ये खूबसूरत जागरण मेरा तो अपना एक ही कहना है कि परमात्मा ने सोने के लिए रात बनाई और उस रात के अंदर अगर हम किसी परमात्मा के सानिध्य में अगर बैठे हैं, सत्संग को, सत मतलब अच्छे लोगों की संग, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे विचारों के साथ बैठना, तो मैं तो आपसे निवेदन इतना ही करूंगी एक बेटी होने के नाते कि इस रात का जागने का फायदा तभी है जब हम अच्छी बातों को अपने जीवन के अंदर पालन करें, अनुसरण करें, उनको लागू करें, सिर्फ सुने सुने नहीं। क्योंकि इंसान को अच्छी चीजें बहुत सारी जगह पढ़ने को भी मिल जाती है, सुनने को भी मिलती है। जितने भी कलाकार साथी हैं, मेरी बहनें हैं, ये इस रात को आपको पूरी रात सुनाएंगे। अभी भाई जी बहुत ही अच्छी अपनी कविताएं से समझा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन मैं मेरे जीवन की जो मेरा अनुभव रहा है आज तक का, मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इंसान के पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर उसके पास विचारों की शक्ति हो, विचारों की ताकत हो, तो दुनिया की कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको वो हासिल ना कर पाए। सौभाग्यशाली हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, बड़ा प्राउड होता है, बड़ा फकर होता है, मातृशक्ति को सलाम करती हूँ। क्योंकि गांव से ही सीखा है, देखा है, मेरे बड़े चाचे ताऊ दादी कहती आई है कि माँ एक भठियारी होकर भी अपने बच्चों को पाल सकती है, बाप राजा होकर भी नहीं पाल सकता। तो मैं सैल्यूट करती हूँ उस मातृशक्ति को। मैंने अपनी माँ को देखा है, यहीं पास में मेरा घर है, मैं डाबड़ा की भी बेटी हूँ और हमारे तो पुराने संबंध हैं। अभी पहले हमारा गिरा हल्का होता था तो डाबड़ा गांव हमारा एमएलए भी एक होता था, तो सारी चीजें मिलती जुलती सी है। लेकिन मेरा जो घर है वो बिल्कुल पास में ही, आपके इस रजाई के किनारे मैंने भी अपनी 2 झोपड़ी बना रखी है और वहीं पर गायें हैं मेरे घर के अंदर। मेरी माँ है जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद हमारे को
ये सारी मेहनत, ये नाम मेरी माँ को मैं समर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के संघर्ष से है। लेकिन मेरी छोटी बहनें बैठी है, बहुत सारी लड़कियां मुझसे सवाल करती है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात को नहीं मानते। मैं एक ही बात कहती हूँ, अगर आपकी आंखों में आपका सपना चमकता है और आपकी आंखों में अपने परिवार को वो सपना दिखाने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी माता पिता नहीं है जो अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ने से रोके। हमेशा माँ बाप उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों का, हमारे समाज के अच्छे लोगों ने जो हमारे को रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चलें। मेरी टीम ने पूरी ने घूमते हुए गांव डावड़ा के बारे में बताया कि कैसे लोग हैं, कितनी शिक्षा है। और मुझे ये लगा, पता नहीं क्यों, मैं जब मेरी टीम को यहाँ भेज रही थी तो मुझे एक फीलिंग इस गांव से आ रही थी कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोगों की सोच बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों मुझे डावड़ा गांव से हमेशा एक समृद्ध सा गांव अनुभव होता है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ की सोच अच्छी है। और मेरा ये मानना है कि मेरे जो गांव है उससे कहीं आगे विकसित गांव है ये, क्योंकि मेरा इलाका थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारी चुनौतियां रही मेरे जीवन में। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की मेरे पिता के दुनिया में जाने के बाद, बहुत सारी ऐसी बातें रही जिनका मुझे सामना करना पड़ा। अब मेरे बारे में एक भाई मेरी उपलब्धियों के बारे में बता रहा था कि अनीता ने ये किया वो किया। मैं तो एक बात कहती हूँ, अपनों से लड़ना उससे बड़ा कोई एवरेस्ट नहीं होता। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैंने वहां से अपना संघर्ष शुरू किया। बहुत सारी आवाजें थी, बहुत सारे विचार थे लोगों के, लेकिन उन विचारों को मैंने ताकत के रूप में बदला, उन चुनौतियों को स्वीकारा और दिन रात कभी भी नहीं सोई, संघर्ष किया, मेहनत की। जब भी मेरे सामने जो सिचुएशन थी, जैसे हालात थे, 12 साल की उम्र में जो मेरे सामने पशुपालन की जिम्मेवारी मैंने उठानी थी, खेती बाड़ी की, छोटे बहन भाई थे सभी, कभी ये नहीं सोचा कि काम नहीं करना है, हमेशा काम को अपना कर्म ही पूजा है, उस चीज को अपनाया। और आज यहाँ पर डाबड़ा गांव में अनीता को नहीं बुलाया गया, क्योंकि अनीता नाम की हजारों बेटी आपको मिल जाएगी। आज यहाँ पर मेरे संघर्ष को और मेरी मेहनत को बुलाया गया है, क्योंकि हमेशा संघर्ष को सलाम है, मेहनत को सलाम है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जीवन के अंदर हमेशा संघर्ष करना चाहिए। और मैंने संघर्ष करते करते अपने बहन भाइयों को आगे बढ़ाया, सब कामयाब है। लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ सपने भी बदलते हैं, सोच भी बदलती है। तो विचार आया कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। समाज के लिए जो मैंने सीखा है, जो मैंने ठोकरें खाई हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसे विचार लेकर के समाज में काम करना चाहिए। मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा हूँ। दयानंद की धरती पे, स्वामी विवेकानंद की धरती पे मैंने शिक्षा ग्रहण की है। सौभाग्यशाली हूँ मैं उस परिवार की जिन्होंने मुझे गुरुकुल में शिक्षा दी। और वहां से मुझे अपने देश के प्रति बहुत सारे विचार सीखने को मिले। मेरे घर के अंदर सुविधाएं नहीं थी, खेत में मेरा मकान था। और उस टाइम पे तो ऐसे हालात थे कि कोटे पे तेल भी कदे कदे मिला करता, ना भी मिला करता। तो बड़ी मुश्किल से बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा। खेत में लाइट नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। आज के बच्चों के पास तो एक छोटा सा इक्विपमेंट है, ये मोबाइल। उस टाइम तो किताब लेने के लिए भी गांव में जाना पड़ता था, और अगर नहीं टाइम पे जा पाए तो हम किताब नहीं ले पाते थे, तो अगले दिन का स्कूल का काम भी नहीं कर पाते थे। आज ये छोटा सा इक्विपमेंट बहुत सारी सुविधाएं लेकर के हमारे साथ आया भी है। लेकिन मेरी जितनी भी चाची ताई बैठी है, मैं आपको बता देती हूँ, आज ये जो मोबाइल है ये बहुत अच्छी चीज है। इसके माध्यम से हम गूगल पे बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे महान व्यक्तित्वों को हम पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। आज एक छोटा सा बच्चा जब एक मोबाइल को उठा करके जब वो रील देखता है, तो पता नहीं किस तरीके के विचार उस बच्चे के सामने आ जाते हैं। और आज माएं अपने बच्चों के लिए, सभी को तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ माएं, आज बच्चा जब रोता है तो ये मोबाइल पकड़ा देती है। आपको नहीं पता कि ये उस बच्चे के लिए कितना घातक है, कितना खतरनाक है। अब इस पे आंगली मारते मारते कितनी खतरनाक बात आ जाएगी। और हमेशा आदमी नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अच्छी चीजें सीखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के अच्छी आदतें आती है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आज आप लोग
अपने मोबाइल को उठा करके मैं बहुत सारी माओं को देखती हूँ। जब स्कूल में जाती हूँ तो रमेश अंकल जी बैठे हैं, बड़े अनुभवी इंसान हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ अंकल जी, जब मैं स्कूल में जाती तो बच्चों के टिफिन चेक करती हूँ तो मैगी मिलती है, किसी में मेरे को तो नाम भी ध्यान नहीं है, कैसे कैसे फास्ट फूड बच्चों के अंदर मिलते हैं। तो मैं उन माओं को एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज आप रील बनाती रह जाना, आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि आज आप रील बनाते रह जाना, आने वाले समय में वो बच्चे आपकी रेल ना बना दे। तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान उन योद्धाओं की धरती है, ये हिंदुस्तान उन माओं की त्याग की भूमि है, जहां पर जब 1857 की क्रांति हुई, हमारा देश गुलाम था, हमारे देश ने क्रांतिकारी वीरों की जरूरत पड़ी तो इन माओं ने भगत सिंह जैसे योद्धा तैयार किए, सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धा तैयार किए, उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा तैयार किए। एक 2.5 साल के बच्चे को जब जलियांवाले बाग में हत्याकांड होता है तो उसकी माँ, उधम सिंह की माँ, जब पता चलता है कि उधम सिंह का पिता इस जलियांवाले बाग के अंदर इस दुनिया से चले गए हैं, शहीद हो गया है, तो अपने 2.5 साल के बच्चे को उठा करके रोती बिलखती हुई और वो जलियांवाले बाग में चली जाती है और वहां देखती है कि मेरा आदमी जिंदा मिलेगा, इस आस के साथ चलती है। लेकिन जाकर के देखती है तो उन व्यक्तियों की लाशों के अंदर, उन शहीदों के अंदर उनके पिता की लाश भी मिलती है। जैसे तैसे उस गरीबी की हालात में उधम सिंह की उस कहानी को उठा करके एक बार देख लेना। एक गरीब घर का बच्चा, उसकी माँ सिलाई करती थी, उस माँ ने अपने पति को उठाया, जैसे तैसे लकड़ी इकट्ठी की और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वो नारायणी देवी शमशान भूमि में पहुंच जाती है। और जैसे ही हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति है, एक बेटा अपने पिता को अग्नि देता है, वो हमारे संस्कार है। और वो 2.5 साल के बच्चे को संस्कार दे रही है और कह रही है, अरे उधम सिंह, मैं चाहती हूं कि आने वाले समय में इस देश का जो जलियांवाला बाग है, इसका एक दिन तुम बदला लेगा। मैं ऐसा विश्वास आपको दिलाती हूँ, मैं ऐसी भावनाओं आपके प्रति रखती हूँ और इसी भावनाओं के साथ उस उधम सिंह को वो बड़ा करती है, इसी विचारों के साथ। और वो विचार उस बच्चे के अंदर आते हैं, वो भावना उस बच्चे के अंदर आती है और एक दिन वो लंदन में जाकर के उस जलियांवाले बाग का बदला लेने के लिए निकल जाता है, उन गलियों में घूमता है और उस जनरल डायर को मारने के लिए हर उस अनजान शहर के अंदर, उन अंग्रेजों के बीच में जहां पर कोई अपना नहीं है, ढूंढता हुआ उस जनरल डायर के पास पहुंचता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो नौजवान, वो उधम सिंह अपने पिता का बदला लेता और अपने देशवासियों को उस आजादी के जश्न में अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपने देश को आजादी के वो दिन देते हैं। तो मैं एक बार ये बात कहना इसलिए चाहती हूँ कि उस भगत सिंह को याद कीजिए, जिसने 23 साल की उम्र में, देखिए 23 साल का बच्चा, एक क्रांतिकारी योद्धा। मैं हमेशा कहती वो इंसान नहीं था, वो एक विचारधारा थी, वो एक विचारों की बहुत बड़ी क्रांति थी, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हुए अपने देश को बलिदान दे दिया और हमारे देश को आजादी की उस राह पर लेकर के गए। तो ऐसे ऐसे योद्धाओं की जब आप कहानी सुनाएंगी तो मेरा ये मानना है कि हमारे बच्चे अच्छी दिशा में चलेंगे। आजकल के जो गाने हैं मुझे याद नहीं है ना मेरे को वो, क्योंकि मैं रागनियों की अच्छी श्रोता हूँ। मैं दादा लक्ष्मी चंद को सुनती हूँ, जाटमेर सिंह को सुनती हूँ, जगन्नाथ जियों को सुनती हूँ। हमेशा मेरे घर के अंदर टीवी नहीं था, लेकिन एक रेडियो था जिसमें खेती बाड़ी के प्रोग्राम आते थे, रागनियां बजती थी। सुभाष चंद्र बोस के किस्से की रागनियां बजती थी, भगत सिंह के किस्से की रागनियां बजती थी। सौ पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में, भगत सिंह का दे जी घबराजा बंद मकान में। उन्हीं विचारों का मेरे जीवन के ऊपर असर पड़ा और मेरे अंदर एक भावना जगी कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। हालात बहुत खस्ता थे, पारिवारिक परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, लेकिन एक इच्छा शक्ति थी कि कुछ अलग करके जाना है। क्योंकि उस पिता की मैं हमेशा आभारी रहूंगी। मैं कभी नहीं कहती कि मेरे पिता नहीं है, मैं हमेशा ये कहती कि मेरे पिता हमेशा मेरे कदमों के साथ चलते हैं, वो हमेशा मुझे रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि इंसान शारीरिक रूप से जाता, वो आत्मिक रूप से कभी नहीं जाता, और माता पिता कभी इस दुनिया से नहीं जाते, वो हमेशा हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में हमेशा जिंदा रहते हैं। मैं ऐसा विश्वास आपको दिलाती हूँ, क्योंकि ये अनुभव मेरे जीवन में रहा है। मैंने बहुत सारा संघर्ष किया और मैंने एक ऐसे गेम्स में उपलब्धि दी जिस गेम को मेरे हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं जानता था, जिस खेल में कोई खिलाड़ी नहीं था। जिस गेम को मैंने शुरुआत की तो लोगों ने मुझे पागल कहा था कि पता नहीं किस खेल को शुरुआत कर रही है। मुझे भी नहीं पता था कि इस खेल की पॉलिसी नहीं है
मुझे भी ये नहीं पता था स्टार्टिंग में ये इतना महंगा गेम है, लेकिन चलती गई, आगे बढ़ती गई, संघर्ष करती रही और मैंने इस गेम में बहुत सारी उपलब्धि अपने देश को देने का काम किया। लेकिन उस खेल को खेलते हुए एक अनुभव हुआ। जब मैं 2019 के अंदर तीसरी बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रही थी, 8000 ऊपर से, 8000 मीटर से ऊपर की बात कर रही हूं मैं, जहां पर हमेशा डेथ जोन बोला जाता है, जीवन भी संभव नहीं है। वहां पर एक व्यक्ति, मैं अपने बैग को उठा करके रात को चढ़ाई कर रही हूँ, रात की 1 बजे की बात है, एक व्यक्ति वहां पर तड़फ रहा है और वह व्यक्ति एक एक पल के लिए इंतजार कर रहा है कि कोई 2 बूंद मुझे पानी की पिला दे। मैं उसके पास को गुजर रही हूँ, बहुत सारे व्यक्ति उसके पास को गुजरे। जब मैं गुजरने लगी उसके पास को, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति तड़फ रहा है। तो मेरे जो खेल है उसके अंदर सिखाया जाता है, जब हमारी ट्रेनिंग होती है, कि 8000 से ऊपर हमने किसी को पानी नहीं पिलाना है। लेकिन मैं उस आदमी को तड़पते हुए नहीं देख पा रही, क्योंकि मैं उस देश की बेटी हूं जहां हमेशा माओ ने त्याग की भावना सिखाई है, समर्पण की भावना सिखाई है। तो मैंने उस व्यक्ति को तड़पते हुए देखा। मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मुझे पानी नहीं पिलाना है, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि मुझे इसको पानी पिलाना चाहिए। और मेरी बोतल में सिर्फ 2 बूंद पानी की है, वो मैंने अपने लिए बचा रखी है, क्योंकि मेरा आगे का सिर्फ सफर था जो 20 घंटे का था। तो मैंने 20 घंटे वापिस आने में, पानी तक पहुंचने के लिए लगने थे। और उस हाइट की बात कर रही हूँ, 8000 मीटर। कभी गूगल में जाकर के सर्च कर लेना 8000 मीटर क्या है। और जब मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचती हूँ और उसके पास देखती हूँ उसकी हालत, तो मेरे से रुका नहीं जाता। मैं अपनी दिल की सुनती हूँ और मैंने उसको 2 बूंद पिला दी। और 2 बूंद पीने के बाद उसके अंदर एक एनर्जी लौटती है। मैं उसका ऑक्सीजन मास्क उसको लगाती हूँ, उसको थोड़ा सा हौसला देती हूँ, हिम्मत देती हूँ। जब हम पूरी ड्रेस लगा लेते हैं तो पता नहीं चलता ये किस देश का निवासी है, मैं किस देश की हूँ, वो कुछ देश का है। अलग अलग देशों के खिलाड़ी होते हैं मेरे खेल के अंदर। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति थोड़ा सा हौसले में आता है, तो वो मुझे एक ही बात कहता है, यू आर इंडियन, आप हिंदुस्तानी। मैंने उसको कहा कि आपने कैसे कहा कि मैं हिंदुस्तान की हूं, कैसे पता लगा कि मैं पूरा मास्क लगाए हुए हूं, पूरी ड्रेस लगाए हुए हूं, पता नहीं चलता किस देश के निवासी है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं हिंदुस्तान से हूं। उन्होंने एक बात कही जो रियल में बड़ी समझने और सीखने की, कि ये जो संस्कार है, जो त्याग है, जो समर्पण भाव है, वो हम हिंदुस्तान की माताएं अपने बच्चों के अंदर भरती हैं। ऐसा किसी देश के अंदर नहीं सिखाया जाता जो हिंदुस्तान के अंदर सिखाया जाता। मुझे बड़ा प्राउड होता है मेरे देश के ऊपर। बहुत सारी दुनिया में घूमी, अंटार्कटिका गई जहां जीवन भी यापन संभव नहीं है, अमेरिका गई, दक्षिण अमेरिका गई, उत्तर अमेरिका गई, बहुत सारे देश घूमे। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, मेरे हिंदुस्तान जैसा देश नहीं, जहां पर इतनी जातियां होने के बाद, इतने धर्म होने के बाद हम इतने प्यार से रहते हैं, इतने प्रेम से रहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपने जीवन के अंदर हमेशा समर्पण भावना रखिए, अपने पड़ोसी को खुश देखने की भावना रखिए। आज हम 21वीं सदी में भाग रहे हैं। आज सबके पास धन है, सबके पास गाड़ी है, सबके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान से बात कर लीजिए, इंसान खुश नहीं है। उसका एक ही मकसद है, उसमें एक ही कारण है कि हम एक दूसरे को देख करके खुश नहीं है। पहले पड़ोसी को देख करके पड़ोसी खुश होता था। कभी गांव में एक दरवाजा बन जाता था तो पूरा गांव खुश होता था कि पूरे गांव की बारात अब इस दरवाजे में उतरेगी। ये मेरे समाज की मजबूती थी, ये मेरे समाज का प्यार प्रेम था। लेकिन आज हम बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत प्रगति की है, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें हमारी छूट गई है, जिसको लेकर के मैं काम कर रही हूँ। मेरा मकसद एक ही है कि हमारा हिंदुस्तान एक रहे, मेरे गांव रहे, मेरे गांव का जोड़ सुंदर हो, जोड़ के ऊपर पीपल हो। क्योंकि बेटियां जब भी अपने मायके के बारे में बताती है तो वो एक ही बात कहती है कि फलाना गांव में मेरा वो गांव है, मेरा डाबड़ा गांव है, इतना बड़ा सा जोड़ है, उसके ऊपर इतने पीपल है, वो मेरा गांव है। ये निशानी हमारे गांव की होती थी, जहां पर हमारे पूर्वज बैठते थे, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, अपने बड़े बच्चों को, अपने छोटे बच्चों का मार्गदर्शन करते थे। तो मैं चाहूंगी मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, आप जो आदत आपकी थी हमारे को रास्ता दिखाने की, वो मत छोड़ें। क्योंकि आजकल जब मैं किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ, ताऊ जी जमाना बदल गया है, कि पहले क्या होता था कि बच्चों को मार्गदर्शन करते थे, टोकते थे कि बेटा तू गलत राह पे जा रहा है, लेकिन आज का जमाना बदल रहा है।
तो कहता बेटा बुरा मान जाते हैं। मैंने कहा अगले बेशक बुरा माने, आप अपना काम करते रहिए। तो जन जागरण की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज युवा नशे के अंदर जा रहा है। आज नशा भी ऐसा आ गया है कि चिट्टा, गांजा, सुल्फा, पता नहीं किस किस तरीके का नशा आ रहा है। लेकिन आज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या इन छोटे छोटे बच्चों को बचाने की। हमें नहीं पता कि बच्चा कैसे लत में लग जाए। एक छोटा सा बच्चा अगर 4-5 दिन उस नशे को कर लेता है तो परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। परिवार की सारी कमाई उसके पीछे लग जाती है। बहुत सारे घरों में मेरी टीम जाती है जिसके 100-100 किले हैं, 200-200 किले हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जिसके लिए पास खाने के लाले भी हैं, वहां भी बच्चे नशा कर रहे हैं। क्या करेंगे उस जमीन का, क्या करेंगे उन गाड़ियों का, क्या करेंगे उस धरोहर का, अगर हमारे बच्चे ही नहीं बचे हैं तो। मैं मेरी माओ से निवेदन करूंगी, जो टूम आप गले में पहन रही हो, जो 2-4 तीन मम्मा कहते लेके आया करो, वो आपकी असली प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी असली धरोहर नहीं है। आपकी असली धरोहर, आपकी असली प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं। अगर आपने अपने बच्चों को टाइम दे दिया, अगर आपने अपने बच्चों को पता कर लिया कि आपका बच्चा पूरा दिन कहाँ लगाता है, आज इसने किस संगत में बैठा, कहाँ गया, तो मेरा ये मानना कि आने वाले समय में आपने ये आंसू नहीं रोने पड़ेंगे। क्योंकि आज ऐसी हालात है, मैं माओ के पास जाती हूँ, जब मैं स्पीच के बाद महिलाओं से मिलती हूँ तो बहुत सारी महिलाएं मेरे गले के लग के रोती है और एक ही बात कहती है, अनीता बेटा मैं बहुत दुखी हूँ, 3 बेटियां हैं, तीनों जमाई नशा कर रहे हैं, एक की तो डेथ हो गई है, एक तो दुनिया से चला गया है और 2 की हालात भी बहुत खराब है। अनीता बेटा 2 बेटे हैं, दोनों नशा कर रहे हैं, एक तो मरने वाला है और एक भी बुरी हालात में है। बहुत गंभीर विषय है और हम इस विषय पे कभी चर्चा नहीं करते हैं। आज रिश्ते टूट रहे हैं, आज तलाक हो रहे हैं, क्योंकि आज माँ 2 तरह की शिक्षा देती है। माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि बेटा अगले घर जाना तो काम मत करना, इस तरीके से ससुराल चलाना, सास को अपने अनुसार चलाना, ससुरे को अपने अनुसार चलाना। और जब माँ, वही माँ बहू से पता नहीं कितने संघर्ष करके, कितने झाड़ काट करके, कितने काल ओट करके, कितने तूफाने आंधियों से लड़ करके आज हमारे को महलों और कोठियों वाला बना दिया है। मैं चाहती हूँ मेरी युवा पीढ़ी से कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करे। आज मैं जो कुछ हूँ मेरे बड़े बुजुर्गों के कारण हूँ। आज मैंने जितनी उपलब्धियां दी हैं सब मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं एक ही बात कहती हूँ, मेरा गेम ऐसा गेम है, एक ऐसा खेल है जहाँ पर हर पल पल में मौत है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली रही कि मुझे इन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, इन बच्चों का प्यार मिला और दवाओं से ज्यादा दुआओं ने काम किया। मैं इन मिशनों में सफल रही और कामयाब रही। आज मैं इस उपलक्ष्य में आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगी कि सत्संग का मतलब वही होता है कि अपने जीवन के अंदर हम अच्छी आदतें लेके आए, अपने समाज के लिए काम करें। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी पद पे रहूं, आगे मेरा विजन कहीं भी हो, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहूंगी कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित होकर जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे गांव के स्कूल अच्छे हो, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। मेरे गांव के अंदर स्कूल अच्छा नहीं था। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के अंदर हॉस्पिटल हो, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं हिसार शहर तक लेके जाऊं। मेरा मकसद यही कि गांव के अंदर इलाज हो, गांव के अंदर अच्छे हॉस्पिटल हो। मैं चाहती हूँ कि गांव के अंदर अच्छी लाइब्रेरी हो, ताकि मेरा युवा गांव की लाइब्रेरी में जाकर के पढ़े। मैं चाहती हूँ मेरे गांव की गलियां अच्छी हो, मेरे गांव का इलाका खूबसूरत हो, मेरे गांव के लोग जो शहर के अंदर हम सुविधा ढूंढते हैं वो मेरे गांव के अंदर हो, मेरे गांव में खूबसूरत पार्क हो, ताकि मेरे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं शाम को उस पार्क में बैठ करके भजन गाए, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं उस पार्क में टहले, सब एक दूसरे से मिले। ये मेरे गांव के अंदर होना चाहिए। मैं मेरे गांव को खूबसूरत देखना चाहती हूँ। मकसद है मैं अंत तक ये संघर्ष करती रहूंगी अपने जीवन के अंदर। मेरा मकसद यही है कि मैं अपने समाज को, जो मेरे जीवन में हालात रहे हैं, मैं चाहती थी मेरे गांव में अच्छा स्कूल होता तो मेरा टाइम बचता, मैं जाकर के खेत में टाइम से संभालती। मुझे पता है हिसार से 50 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, कितनी मुश्किलों से, कितनी यातनाएं झेली, कितने ताने सहे, पता नहीं कितनी लोगों की आवाजें सुनी और बड़े संघर्ष के बाद मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई।
पता नहीं कितनी कहानियां बड़ी, लोगों ने क्या क्या विचार बनाए, क्या क्या कहे, लेकिन मैंने एक ही लक्ष्य था, मेरा एक ही टारगेट था, और मैंने अपनी माँ को विश्वास दिलाया था कि माँ, वो दिन एक दिन आएगा, लोग आपको अनीता कुंडू की माँ के नाम से जानेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैं आप सभी से निवेदन यही कहती हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर विश्वास बनाएं, उन बच्चों को मजबूत बनाएं और उन बच्चों को काम के अंदर जरूर डालें, क्योंकि मैं किसान और मजदूर की बेटी हूँ। एक किसान से संबंधित उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। गाय के एक बछड़ा पैदा होता है, उस बछड़े को हम ट्रेनिंग देते हैं, हम उसको हल में लेके आते हैं, गरसैड़ी के जोड़ते हैं, कुछ दिन तक हम उसको गरसैड़ी में चलाते हैं, फिर उसको हम जुए के नीचे ला करके हल के बांधते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसको बुग्गी में जोड़ते हैं। 2-2.5 साल के बाद वो एक बैल बन पाता है, और अगर उसके पीछे हम संघर्ष नहीं कर पाते तो वो खागड़ बन जाता। वही एक बच्चे का प्रोसेस है। अगर हमने छोटे से बच्चे के पीछे, अगर उसको छोटी सी उम्र में हमने काम नहीं लगाया, क्योंकि हमारी माएं, खासकर मेरे युवा भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ 25-30 साल के युवा से कि आपका क्या लक्ष्य, आपका क्या टारगेट है, तो एक ही बात कहता है कि कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं। क्योंकि माएं उसको, बेटियां तो बचपन से ही काम लग जाती है, बेटे को माँ कहती कि नहीं अभी तो छोटा है राजकुमार, वो राजकुमार 15 साल का हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो राजकुमार 20 साल का हो जाता है, और माँ कहती है अभी तो बहुत याना है, अभी तो बाहर निकलने लायक नहीं है। वो राजकुमार धीरे धीरे 25 साल का हो जाता है, और पता नहीं कब वो 38 साल का होके एवरेज हो जाता है, और फिर राजकुमार को बोलती है राजकुमार बाहर जा कुछ कमा के लेके आ, और फिर कोई मेरे जैसा कोई बेटी आ जाती है या कोई भाई जैसा शाना आदमी आ जाता है, नो कहती है भाई तू वजनी है, बाहर घूमे है, इस राजकुमार का रिश्ता ही करवा दे, या इसने कड़ियां चिपवा दे। और कई बार तो ऐसा फोन मेरे पास आता है कि बेटा तेरा भाई है, इतना भोला है, इतना साधारण है, गिलास का न्यू भी नहीं बेरा, नुन्ने तो नुन्ने ठाना कुकर है, अब नीचे लाड़ करके चल रहे हैं, बेटा इसने कड़ियां लगवा दे। मैं कहूँ ताई यदि इसने कहेगा बोलने का नहीं बेरा, चालन का नहीं बेरा, कौन इसने करा नौकरी दे था, कौन रखा। तो मेरा कहने का भाव यही है कि अपने बच्चों को इतना चंट बनाए, इतना हौसले वाला बनाए, इतना बोलना सिखाएं ताकि वो अपना रोजगार खड़ा कर सके। मैं एक ही बात कहती हूँ, इंसान के अंदर अगर अपना हुनर है वो कभी भूखा नहीं मर सकता। क्योंकि मैं कला, अपने बच्चों के ऊपर अपनी कला पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए, उस हुनर को आगे बढ़ाइए और उन बच्चों को आगे लेकर के जाइए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, इतिहास हुआ है अपने पास ही, गांव बगाना की बेटी अंतिम पंगार, 4 बेटियों के बाद एक बेटी पैदा होती है। पहले बतेरी लिखा जाता था, अब 21वीं सदी है तो अंतिम आ गया है, क्योंकि नाम बदल गए हैं, थोड़ा स्मार्ट आ गया। पहले बतेरी बोला जाता था, ये राम बतेरी होगी तोड़ ना दिए। लेकिन उस अंतिम बेटी ने संघर्ष किया, एशियाड में गोल्ड ला करके आज परिवार को भी माला माल बना दिया और पूरे देश के अंदर नाम रोशन किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाहे साक्षी मलिक है, चाहे विनेश फोगाट है, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। बहुत सारे ऐसे बेटे हैं नीरज चोपड़ा जैसे जिन्होंने इतिहास रचा है। तो अपने बेटों को, अपने बच्चों को रात को सोते वक्त ऐसी ऐसी कहानी सुनाई। बहुत सारी माएं मुझे बोल देती है कि अनीता बेटा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे बढ़ाऊं। मैं एक ही बात कहूंगी उन माओं को, 2 टाइम जब आप खाना बनाती हो, जब आप उस चून को गूंथती हो, उस चून के अंदर वो विचार गूंथ देना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपके बच्चे वैसे ही बने। क्योंकि मैं भी एक अनपढ़ माँ की, एक विधवा की बेटी हूँ, जिन्होंने हमेशा एक ही बात कही। मैंने जब भी कभी कहा कि माँ मैं ये काम करना चाहती हूँ, मेरी माँ ने एक ही शब्द कहा कि अनीता बेटा मुझे विश्वास है तू इस काम में कामयाब होगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माओं के पास वो पावर है, वो ताकत है, माएं जिस उसमें डालना चाहती है बच्चे उसी दिशा में चले जाते हैं। तो मैं माओं से निवेदन करूंगी, मैं हरियाणा की बेटी हूँ, जहाँ दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। इतना बड़ा गेम किया, पता नहीं कितनी रातों तक बिना खाए चली, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, ना मैंने कभी प्रोटीन खाए, ना मैंने कभी किसी दवाई कैप्सूल लिए, लेकिन मैंने एक ही चीज खाई, घर का घी दूध, और वो भी गाय का प्योर देसी हरियाणा की जो हमारी गाय होती है। मैं कहूंगी कि उस गौ माता की देन है। आप आज भी मेरे घर में जाकर के देख सकते हैं। कभी ये सोचे कि अनीता बेटी वैसे ही बात कर रही है, आज भी मेरे घर के अंदर गाय हैं, आज भी मेरे घर के अंदर कढ़ौनी बिलौनी है। आज जब गांव के अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ कैंसर जैसी बीमारी मेरे गांव में आ गई है, डायबिटीज जैसी बीमारी
हर एक घर से दूसरे घर में आज ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं। ये हमने ही इसकी देन है, हम ही इसकी उपज हैं। क्योंकि आज जो मिट्टी की कढ़ौनी बिनौनी थी, जो हमारी असली धरोहर थी, उससे हम दूर चले गए हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन आ गए हैं, कांसे की थाली आज ढूंढी हुई नहीं मिलती है। जो रियल में हमारी ताकत थी, अंग्रेजों ने कहा था अगर हिंदुस्तान को तोड़ना है तो उसकी संस्कृति को तोड़ दो, अगर हिंदुस्तान को तोड़ना है तो उसको गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है उसको खत्म कर दो। और उसमें अंग्रेज कामयाब रहे। आज छोटे छोटे बच्चे, 2.5 के बच्चे माँ बिस्तर में से निकालती है और उसको एक बस में, एक वैन में पैक करके और नौकर बनाने के लिए भेज देती है। ये मेरे देश की आज एजुकेशन हो रही है, एक मेरे देश की ये पढ़ाई हो रही है। एक गुरुकुल जैसी संस्था होती थी जहाँ पर एक बच्चा एक लंगोटी लगा करके संघर्ष पेड़ के नीचे बैठ करके शिक्षा ग्रहण करता था। अच्छे अच्छे गुरु होते थे, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी। अलग है, या गर्मी, पता नहीं कैसा कैसा मौसम है। हम विदेशों जैसे नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट, हर देश का इन्वायरमेंट अलग है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव दोबारा से उसी पद्धति पे लौटे, वही दूध दही का खाना, वही मेरा हरियाणा। क्योंकि मैं उस प्रदेश की बेटी हूँ। किसानों ने भी संघर्ष किया, जवानों ने भी संघर्ष किया। अगर सीमा की बात आती है तो सबसे ज्यादा नौजवान हरियाणा के मिलते हैं। छोटा सा एक प्रदेश हरियाणा है, सबसे ज्यादा सैनिक, सबसे ज्यादा फौजी मेरे हरियाणा के मिलते हैं। जब ओलंपिक में मेडलों की बात आती है तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं। ये मेरे हरियाणा प्रदेश की पहचान है, ये मेरे हरियाणा प्रदेश की शान। जब कृषि के क्षेत्र की बात आती है तो सबसे ज्यादा मजबूत किसान मेरे हरियाणा के मिलते हैं। मुझे बड़ा प्राउड होता है जब मैं अलग अलग स्टेट में कार्यक्रम करने जाती हूँ तो एक ही बात कहते हैं कि मैं पुराना अटलो हरियाणा की बेटी है, बहुत मजबूत मिलेगी। तो ये मेरे हरियाणा की पहचान है, ये मेरे हरियाणा की माँ और जवानों की पहचान है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आज नशा इतना बढ़ गया है कि इस खोते हुए हरियाणा को बचा लो। पंजाब के हालात देख सकते हो आप, आपके पास ही आपका बड़ा भाई है, एक बारी उस का विजिट करके देखिए कि हालात कैसे हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले 5-7 साल में हरियाणा भी ऐसा ही होगा। कहाँ हम जा रहे हैं, मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी एक पीड़ा है। मेरा खुद का जो ये भाई वीडियो बना रहा है, मेरा चाचा का लड़का है, ये नशे के अंदर आ गया था और इतना आ गया था कि 15 साल तक मैंने इसके कर्म की बदौलत हो, जहां भी है वहां पर काम करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे विचार रखें। अच्छा आहार और अच्छे विचार हमेशा इंसान को आगे लेके जाते हैं। मैं आप सभी को, खासकर इस कमेटी को, सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक बेटी होने के नाते यहाँ पर बुलाया। कुछ बातें कड़वी लगी होंगी लेकिन है जीवन की सच्चाई। मैं बहुत सारी और भी बातें आपको बता के जा सकती थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बात भी बता सकती थी। अब मैं उनमें तो हूं नहीं कि बैटरी लगेगी तड़कन करोड़ों बन जाएंगे। मैं तो एक ही बात कहती हूँ भाई, संघर्ष से कमाया जाता है और संघर्ष से कमाया हुआ पैसा ही रुकता है, एकदम से लगी हुई लैटरी कभी नहीं रुकती। जो आदमी संघर्ष करता है वो बहुत कुछ सीखता है, उसका अनुभव होता है और वो कमाना भी सीखता तो लगाना भी सीखता है। और जो एकदम कोई चीज आती है वो हमारे पास रुकती नहीं है। तो
तो हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ, जितने भी युवा पीढ़ी बैठी है, आजकल इच्छा शक्ति है कि हमारा एकदम से कम करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ भाई धीरे धीरे हो जाए तो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके साथ अनुभव आता है, ताकि हम उसको संभाल पाए, कैसे इसको लगाना है, कैसे वो करना है। अगर हमारे पास कोई चीज आ जाती तो हम उसको संभाल नहीं पाते। तो मैं आप सभी की हमेशा आभारी रहूंगी। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी रात को इतनी देर तक सुना। और मैं हमेशा आपके बीच में आती रहूंगी। जब भी मेरे लायक कोई सेवा लगे, आपको लगे एक बेटी होने के नाते, तो मैं हमेशा आपके बीच में खड़ी रहूंगी।